मैं बोला आप जापानीज़ क्यों पढ़ रहे हैं? तो जापानीज़ में बहुत जॉब है, जापान में बहुत जॉब होते हैं। जापानीज़ लैंग्वेज इंडिया में भी आप बहुत जगह पढ़ सकते हो, बहुत जगह क्लासेस उसके ओपन हो चुके हैं। स्कूल से आज भी लगा हुआ है, आज भी मैं जापान से आता हूँ तो स्कूल में जाता हूँ। तो मैं बहुत अलग अलग तरीके से पढ़ाई कर रहा था। मेरे पिताजी का सपना था कि मैं वीडियो बनूँ, ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, गवर्नमेंट की जॉब लगे, लाल बत्ती की गाड़ी से घर पे मैं आऊँ। वहाँ से मुझे मैडम ने बोला कि आपको 4 दिन के बाद स्कूल में आना है पढ़ाने के लिए एज अ असिस्टेंट टीचर। मुझे ऐसा लगता है जब कोई सपने देखते हैं ना तो दुनिया उनकी नज़र से बहुत बड़ी लगने लगती है। और जब वो सपने पूरे हो जाते हैं मानो दुनिया मुट्ठी में आ जाती है और पूरी समा जाती है, अपने पास आ जाती है। यस, तो हम ऐसे ही शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिनका नाम है पंकज थुल, जिन्होंने सपने देखे थे। उनको जाना था जापान। तो आइए जानते हैं उनके जर्नी के बारे में जो बहुत ही एक्साइटिंग है। मिलते हैं पंकज थुल से। हाय पंकज, हेलो, वेलकम टू स्पोबेक्स। No Buddhai Jai Bhim. जय भीम, नमो Konnichiwa, बुद्धाय। Ohai gozaimasu. My name is Pankaj. Basically, my education from in Nagpur. My born is Nagpur, but now I'm working in Tokyo, Japan, last 7 years. So this is my short introduction for you. After that, we can discuss. मुझे बात करेंगे आप। बिल्कुल चलिए, बिल्कुल, हाँ। जापान और हम लोग भी बहुत एक्साइटेड है क्योंकि जापान में ऐसा है कि जब तक आपको जापानीज़ नहीं आती है आप वहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते हैं। और चूंकि आपका पूरा एजुकेशन हम जानना चाहेंगे कि एजुकेशन कैसे हुआ, कहाँ हुआ, और फिर डेफिनेटली, जापान की हाँ। जर्नी, जापान कब गए आप? डेफिनेटली मैं अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहूँगा। मैं नॉर्मली नागपुर में 10 पास, 12 पास, देन आफ्टर मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस शिवाजी साइंस कॉलेज में एडमिशन ली, कंप्यूटर साइंस। मेरा डीएड भी हुआ था बीच में। तो मैं बहुत अलग अलग तरीके से पढ़ाई कर रहा था। मेरे पिताजी का सपना था कि मैं वीडियो बनूँ, ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, गवर्नमेंट की जॉब लगे, लाल बत्ती की गाड़ी से घर पे मैं आऊँ। जैसे कि मेरे पापा भी एसटीआई में थे, सेल टैक्स इंस्पेक्टर। सो मुझे हमेशा मेरे पापा, मेरे चाचा, जितने भी मेरे सब फैमिली मेम्बर्स हैं, सब गवर्नमेंट सर्वेंट से होते हैं। तो उन्होंने सबने बोला कि हमारी नई पीढ़ी भी गवर्नमेंट सर्वेंट में लगनी चाहिए, क्योंकि इंडिया में मैं देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट का जो क्रेज़ है या प्राइवेट का जो क्रेज़ चल रहा है, हमेशा हर बच्चा या हर पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रेरणा या गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, ज़्यादा वहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं कल। बट मेरा भी वही था सेम, मैंने बहुत पढ़ाई किया, बट कभी 2 माह से रह जाना, कभी 10 माह से रह जाना। तो मेरा डीएड हुआ था। डीएड के बाद मैंने एक रेलवे बेस हाई स्कूल अजनी नागपुर में स्कूल है, जहाँ मैं 10th तक पास हुआ था। 10th मेरा वहीं पे एजुकेशन हुआ। तो जब मेरा डीएड हुआ था उसके बाद में जस्ट मैं स्कूल में मिलने गया था कि मुझे स्कूल से आज भी लगा हुआ है, आज भी मैं जापान से आता हूँ तो स्कूल में जाता हूँ। तो मैं उस टाइम पे गया, 2010 की बात है। और मैं जस्ट नॉर्मली विजिट किया वहाँ पे। तो वहाँ पे जो प्रिंसिपल थी उनका नाम है अंधारे मैम, तो जिन्होंने मुझे साइंस 1-2 पढ़ाया था उस टाइम पे। तो मैं जस्ट मिलने गया तो मैडम मुझे बोले आई एम ए प्रिंसिपल नाउ। तो मैडम ने मुझे पूछा करते क्या हो, तो मैं बोला कि रिसेंटली मैं डीएड दे चुका हूँ, पास भी हो चुका हूँ, सीटी की एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है। तो मुझे उस भाई ये बताना है, क्या मेरा मीनिंग यही है कि मेरी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई। तो वहाँ से मुझे मैडम ने बोला कि आपको 4 दिन के बाद स्कूल में आना है पढ़ाने के लिए एज अ असिस्टेंट टीचर। उन्होंने अपने मैनेजमेंट प्रिंसिपल कोटे से मुझे अपना फ़ंड देना यानी सैलरी देना चालू कर दिया। तब उस टाइम पे मेरी सैलरी 3000 रुपीज़ थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अपने पहले घर पे गया, मैंने मम्मी से डिस्कस किया कि बोला ऐसी ऐसी मुझे ऑफ़र मैडम दे रही है, अदरवाइज मैं तो लाइब्रेरी पढ़ना चाहूँगा और कंटिन्यू करना चाहूँगा। बट मैंने मैडम का ऑफ़र ले लिया और जहाँ मैं पढ़ता था उसी जो टीचर लोगों ने मुझे पढ़ाया उनके साथ मैं एज उनके साथ टीचर स्टाफ में बैठना भी स्टार्ट हो गया। और हर चीज़ें मेरी लगी कि मुझे रिपीट, मैं बच्चा तो नहीं बन गया स्कूल में। वो मेमोरीज़ मुझे हमेशा याद आती रही कि जहाँ मैं पढ़ता था, 2:30 बजे की स्कूल होती, 2:30 बजे की जो बेल होती थी लॉन्ग टाइम की जो होती है, वहाँ पे जब मैं जिस टाइप से मिसचूस बना करता था, पर बाद में मुझे बच्चों को संभालने का मौका मिला तो मुझे हर चीज़ें समझ में आई कि हम छोटे से बड़े होते जा रहे हैं और छोटे होते जा रहे हैं सामने, ये ऐसा लाइफ साइकिल होता है। तो दैन आफ्टर मुझे याद है जब मैंने वहाँ पे स्टार्ट कर दिया तो मैं बच्चों को 35 मिनट्स का जो पीरियड क्लास का जो होता है वो पढ़ाता था। और मुझे जैसे ही मैंने डीएड में प्रशिक्षण लिया है तो वहाँ पे
हमें यही पढ़ाए जाते हैं, सभी को पढ़ाए जाते हैं कि हमें बच्चे जब बैठे क्लास में 60 के अबाउ लड़के जब उस टाइम पे बैठते थे, आज भी शायद से बैठते हैं, तो हमें पीछे जो लड़के बैठे वहाँ तक हमें कैसा पढ़ाना चाहिए, ये मैंने अच्छे से ट्रेनिंग लिया। तो जब मैं पढ़ाता था तो मेरे पढ़ाने में, नागपुर में शादियाँ बहुत होती रहती है और गर्मी का मौसम रहता है, तो बचपन से बहुत शादियों में अटेंड कर चुका हूँ मैं। तो मैं क्लास में ना रसगुल्ला, गुलाब जामुन, ऐसी इंटरेस्टिंग बातें करके बच्चों को जहाँ सो रहे होंगे, जहाँ उनके माइंड डाइवर्ट होंगे, वहाँ से मैं कलेक्ट करता था मेरे क्लास में। तो इंटरेस्टिंग मैं क्लास बनाता था। तो बच्चों ने मुझे बोला कि सर आप 35 का मिनट जो होता है क्लास, वो कम पड़ रहा है हमें, तो वाह। आप थोड़ा सा ना सर एक्स्ट्रा प्राइवेट क्लासेस भी चालू करवा दीजिए। तो वैसे मुझे और शुरुआत मिल गई। तो कहाँ 3,000, देन आफ्टर और लड़के बहुत सारे आए। तो मेरे नागपुर में विनेस एकेडमी क्लासेस उस टाइम पे बड़े फेमस हो चुके थे, जो बंजारे नगर में है, पानी टाकी के पीछे, आज भी है। तो वहाँ फिर बच्चों ने एडमिशन्स आए, तो तब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी 15,000 रुपीज़। तब और उसी 15,000 रुपीज़ से मैंने फिर अपना जापनीज़ का भी एजुकेशन स्टार्ट किया। जापनीज़, लैंग्वेज। हाँ, लैंग्वेज पढ़ना, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं रेलिवेंस स्कूल में पढ़ा रहा था, दैन आफ्टर मैं MPC STA की भी पढ़ाई कर रहा था, और मेरा पढ़ाई का लोकेशन था चंद्रबन नगर गार्डन, जहाँ पे भंते जी ने अपनी छोटी सी रूम दी है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो मैं वही पढ़ता था। यस पंकज, हम लोग सामने जाए उसके पहले हम ये पूछना चाहेंगे कि जापानीज लैंग्वेज ये बहुत ज़रूरी होता है, तो या इंडिया में रह के हम कैसे इसको ऑप्ट कर सकते हैं? जापनीज़ लैंग्वेज इंडिया में भी आप बहुत जगह पढ़ सकते हो, बहुत जगह क्लासेस उसके ओपन हो चुके हैं, और बहुत लड़के आजकल छोटा भी जापनीज़ का एक लेवल करने के बाद अपने क्लासेस भी खोल लेते हैं। और जितना मैं जापान में जापनीज़ का जो कल बढ़ते जा रहा है, और नॉट इवन नागपुर बट भारत के हर कोने काने से लोग वहाँ पे आ रहे हैं बिकॉज ऑफ जापनीज़। यानी जापनीज़ है तो BA वाला लड़का भी जापान में जॉब कर सकता है, और IT वाला बंदा भी जापान में मतलब जॉब कर ग्रेजुएशन सकता यहाँ है। पे करें, बट आप लैंग्वेज सीख के आप उधर जा सकते हो बिल्कुल, अपनी डिग्री लेके। बिल्कुल आप ग्रेजुएशन वहाँ पर भी कर सकते हो। जापनीज़ में भी वहाँ पे ग्रेजुएशन होता है, 1.5 ईयर का जापनीज़ लैंग्वेज कोर्स होता है। उसके बाद में सेनमोन गाको बोलते हैं जापनीज़ में, जो स्पेशलाइजेशन बोलते हैं। यदि बच्चों ने यहाँ पे ग्रेजुएशन नहीं किया तो वहाँ पर भी 3 साल का कोर्स होता है, तो वो करने के बाद भी आपको जॉब मिल सकता है वहाँ पे। चलो, तो आपके जर्नी पे लौटते हैं हम फिर या से। तो 2010 की बात है, CT दिया था, फिर स्कूल में पढ़ा भी रहा था। तब मैंने उस टाइम पे अघोर मराठी मूवी सलीम शेख की थी, उस मूवी में मैंने काम किया था। मैं जिस ऐसी मेडिकल स्कूल से जा रहा था, बोला चल क्या रहा है यहाँ पे। तब मैंने सईद आमनकर, अनिकेत विश्वासराव, संतोष जुवेकर, इन सबको देखा, और वहाँ पे मुझे सलीम दादा मिल गए, सलीम शेख। क्योंकि मैंने सलीम दादा के साथ में D.Ed जब मैं कर रहा था, तब मेरा एक फ्रेंड था राजेश मेश्राम नाम से, वो बोले कि पंकज हमको चलना है। तब 26 जनवरी थी। बोला कहाँ चलना है, क्योंकि मुझे पहले से ही मेरे बॉडी में एक एक्टिंग का, आर्टिस्ट का कीड़ा था, पर मुझे लगता कि भाई मैं बन सकता कि नहीं, मुझे कुछ समझा ही नहीं था उस टाइम पे करना क्या है। तो राजेश मेश्राम मुझे बोले, मुझे नहीं हम सभी को लेके गए थे कि हमें चलना है कैंपस यानी जो लॉ कॉलेज है वहाँ पे, उसकी प्रीमाइसेस के अंदर में SNDT का कुछ प्रोग्राम था, जहाँ पे हमारे विनोद इंदुरकर सर जो कैंपस में पढ़ाते थे फाइन आर्ट डिपार्टमेंट में, जी। तो उनके माध्यम के अंतर्गत मैंने एक फर्स्ट एक लाइव ड्रामा या लाइव नाटक में काम किया था, जहाँ मेरा रोल था एक बंदूक लेके ऐसी गोली मारने वाला रोल था। उतना मुझे सीन मिला था वहाँ पे, क्योंकि मेरा सोचना है हमेशा जीवन में रोल छोटा रहे या बड़ा रहे, रोल होता है, उसकी वैल्यू उसे कैसा निभाना ये हम पे होता है। जी, तो बिल्कुल जर्नी में सही ये सब बात मेरे बोली। पार्ट्स आते रहेंगे, आपको बताते रहूँगा। तो फिर D.Ed भी स्टार्ट हो गया, फिर मैं पढ़ाना भी चालू कर दिया, जैसे भी मैंने बताया था आपको, बच्चों ने बोला, फिर 15,000 रुपीज़ कमा रहा हूँ, वो चल रहा है। फिर क्या हुआ कि मैं एक बार ना होम ट्यूशन क्लासेस दे रहा था। जी। होम ट्यूशन क्लासेस दे रहा था, बड़े फेमस नागपुर के वो फोटोग्राफर से, उनकी 2 लड़कियां आज भी अच्छे पोजीशन पे इंजीनियरिंग में काम कर रही है। तो उनके यहाँ मैं होम ट्यूशन दे रहा, मैंने अपना होमवर्क उनको दे दिया, और उनकी मम्मी मेरे पास में आके बात कर रही है कि बोले पंकज, मैं ना भविष्य में अपने बच्चों को जापनीज़, रशियन, फ्रेंच ऐसी लैंग्वेज को मैं पढ़ाऊँगी। तो मैंने बोला कि ऐसा क्यों। तो उन्होंने बोला कि जैसे कि आज के डेट, उस टाइम पे सभी लड़के इंजीनियर, सभी लोग IBPS की बड़ी पढ़ाई करते थे। आज भी उतना ही बैंक में जाने के लिए IBPS का बहुत जी। एग्ज़ाम का क्रेज़ आप देख रहे हैं, वैसा चल ही रहा है। तो मैंने देखा कि मुझे मैडम ने बोला, वो ताई ने बोला कि MBA करने वाले, MCA करने वाले, BSc करने लड़के
वो आजकल निकल नहीं रहा कि पर बी करने वाला बंदा फट से एमबीबीएस एग्जाम क्रैक कर रहा है। तो मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, पर कहने का मीनिंग ये है कि बोले मंत्रालय, रॉ, जो बड़े बड़े उधर है जहाँ ध्यान नहीं जा रहा ना, जी। वहाँ पे यदि आपके पास में सप्लीमेंट्री लेवल पे एक फॉरेन लैंग्वेज कोई भी होती है तो आपको थोड़ा सा एक प्राधान्य, आपको एक विशेष सहूलत भी मिल सकती है कि भैया इस ही नोज फॉरेन लैंग्वेज, सो ही कैन डू एनीथिंग। सो हमें एक पुश मिलता है, हमें भी एक अच्छा फील होता है कि चलो भाई हमने आईआईटी तो नहीं कर लिया पर आईआईटी लेवल पे तो आ गए वहाँ पे। इस टाइप से फीलिंग्स आती है। लैंग्वेज पढ़ने के महत्व तो बहुत सारे हैं। कोई कोई रिफ्रेशमेंट के लिए पढ़ता है, कोई कोई उस कंट्री की दिलचस्पी रखता है तो उसीलिए लैंग्वेज पढ़ता है। जापान के बारे में बताओ तो वहाँ एनिमे बहुत सारे होते हैं। एनिमे आप सभी को पता है जापान के बारे में, डोरेमोन, नोबिता, ये सब तो बड़े बड़े कैरेक्टर हैं। हाल ही में मैं जापान में ये अपना कौन सा है भाई अभी, सॉरी, गिबली, गिबली के बारे में आपने सुना होगा। अभी हाल ही में बस पिछले 2 वीक पहले देखा, हर व्यक्ति गिबली का पोस्टर डालते ही जा रहा है। गिबली के डायरेक्टर इन्वेंशन कहाँ से हुआ है? गिबली का इन्वेंशन डायरेक्टर यामाजाकी सान है जो टोक्यो में रहते हैं। हाँ, तो ये वो चीज़ें मुझे पता किया। तो मैं उस ताई के पास में बता रहा, ताई के पास में था। देन आफ्टर ताई ने मुझे बोला कि जापनीज़ वगैरह पढ़ना है, तो उस टाइम पे तो मैं अपना 15,000 कमा रहा था। बोला सही चल रहा है, एमपीसी की पढ़ाई चल रही है, कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा। पिताजी तो हमारे जॉब कर रहे हैं। 2014 में उनका रिटायरमेंट हुआ था। उसकी पहले की ये बातें चल रही है हमारी, 12 से लेकर 14 तक, 14 तक ये जर्नी की बातें वहाँ पर चल रही है। देन आफ्टर मैंने एक हाथ से सुना, एक हाथ से छोड़ दिया। बोला अपनी स्कूल चल रही है, क्लासेज चल रही है, चलने दो, क्योंकि ये ट्रेंड वैसे चल रहा था मेरा, क्योंकि मैं नागपुर का बंदा हूँ, नागपुरियन हूँ, तो मैं हमारा चल रहा है एक्टिविटी जैसे चल रहा है। तो देन आफ्टर 2 दिन के बाद में मैं अपने फ्रेंड के साथ, माई बेस्ट फ्रेंड सुदर्शन आवड़े, उसके साथ मैं एक शादी में गया। तो वहाँ पे हल्दी का प्रोग्राम था, डीजे चल रहा है वहाँ पे। तो मुझे मेरे दोस्त ने किसी से इंट्रोड्यूस करवा के दिया। तो मैं उनसे बोला कि क्या करते हो आप? तो बोले कि मैं जापानीज़ पढ़ रहा हूँ। मैं बोला आप जापानीज़ क्यों पढ़ रहे हैं? तो जापानीज़ में बहुत जॉब है, जापान में बहुत जॉब होते हैं, ऐसी बातें मुझे पता चली। तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा। पर वही अपना नागपुर, यहाँ से सुनना, यहाँ से छोड़ देना, क्योंकि चल रहा है ना, 15,000 तो आ ही रहे अपने वाले महीने के, जॉब तो चल ही रहा है और बाकी स्टेक एग्जाम दे रहा हूँ। फिर मैं और 2 दिन के बाद में घर पे जब एक मूवीज़ देख रहा था, हमको दीवाना कर गए, अक्षय कुमार की मूवी है, कैटरीना कैफ उस मूवी याद भी है। है। हाँ बिल्कुल, मेमोरी मेरी बहुत रोबोटिक समझ चलती है अभी। तो हमको दीवाना कर गई मूवी है, उसमें अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ। एक सीन था कि जिसमें टोयोटा ऐसे कुछ वर्ड आया था, बाद में टोक्यो आ गया। तो मुझे उस टाइम पे फील हुआ कि मैं इस वीक में कंटिन्यूसली मंडे एंड वेडनेसडे एंड सडनली ऐसा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरे सक्सेस की सीढ़ी मेरे आसपास ही घूम रही है, जो वो शायद से टोक्यो ही है या जापान है। तो मैंने उसी टाइम पे तुरंत मोबाइल निकाल के जस्ट डायल सर्च किया और वहाँ पे टाइप किया नागपुर फेमस जापानीज़ लैंग्वेज क्लासेस। तो जो भी क्लासेस हैं दाइची जापानीज़ लैंग्वेज क्लासेस, वहाँ मैंने फ़ोन किया और अपनी जर्नी वहाँ से स्टार्ट कर दी। यानी कि मैं स्विमिंग पूल में कूद गया जापानीज़ के, कि अभी कुछ तो भी इसमें भी कुछ करना है, क्योंकि ये मुझे संकेत दे रहा था। तो वैसे ही मेरी जर्नी वहाँ से चालू हो गई जापानीज़ लैंग्वेज की। बहुत सारे चढ़ उतारपन आए, फेल होना, पास होना, फेल होना, पास होना, ये चलते रहा, पर मैं छोड़ा नहीं उसको। कहने का मीनिंग मेरा यही है, कुछ भी करो छोड़ो मत। छोड़ने से क्या होता है कि इंटरेस्ट भी उड़ जाता है और कहीं सामने भी कुछ मिलता नहीं है। तो कहने का मीनिंग कोई भी चीज़ें आप जो भी कर रहे होंगे उसको थोड़ा एंड तक करो। थोड़ा एंड तक आने के बाद में आदमी को एक डीमोरलाइज मिल जाता कि यार होता कि नहीं होता, पर होने वाला है। आप छोड़ते मत जाइए अपना कोई भी स्किल। मैं भारत में देख रहा हूँ बहुत फील्ड में जॉब है, ऐसा नहीं कि जापान का हूँ तो जापान में बहुत जॉब है, भारत में बहुत सारे जॉब है। बस एक ही है कि हम में सटीकता होनी चाहिए, हमारे कामों में निष्ठावानपना होनी चाहिए, हम ऑनेस्ट होने चाहिए कामों के प्रति, और खुद के प्रति हमने पहले ईमानदार होना चाहिए, तभी आपके सभी काम सफल होंगे। तो ये स्टोरी है। फिर जापान 2018 में पहुंच गया मैं, और जापान जाने के पहले जो मेरी पढ़ाई जापानीज़ में चल रही थी उसकी तो अलग ही स्टोरी है। आप जापान जाने के पहले, हाँ, जापानीज़ की पढ़ाई से हम लेते हैं। हाँ, सर, हाँ। कैसा है कि हमारे जो व्यूअर्स है वो यंगस्टर्स है काफ़ी सारे, वो देखते रहते हैं, उनको भी कुछ इनकरेजमेंट मिलता है और उनको कुछ सीख भी मिलती है। जैसे आपने बोला कि लैंग्वेजेस आपने किए, तो लैंग्वेजेस जब हम कर रहे हैं तो हम लोग बोलना भी सीख लेते हैं साथ में, ऐसा हाँ। कुछ होता है साथ में। और कौन से लेवल करने के बाद हम जापानीज़ में कैसे अप्लाई करना चाहिए वहाँ के जॉब के लिए।
अब जैसे कि जापानीज लैंग्वेज के 5 लेवल्स होते हैं, N5, N4, N3, N2, N1, जस्ट लाइक अ पिरामिड। शुरुआत नीचे से ऊपर होती है। तो N5 यानी क्या होता है कि आ ई आओ ए ओ ABCD, यानी हमें पता चलता है कि ये क्या है। उसके बाद में N4 में हम लोग माई नेम इज़ पंकज ये बोल रहे हैं। उसके बाद में N3 में जा रहे हैं तो हम थोड़ा खेल रहे हैं शब्दों के साथ में, असेटिव, कंपेरेटिव डिग्री, ऐसे खेल रहे। N2 में जाएंगे तो हम एक नेटिव होते जा रहे हैं। N1 यानी एकदम समझो कि वो एकदम वो नेटिव बन गया वहाँ से। Okay. तो जापान में जनरली जॉब के लिए N3 N2 तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अच्छा। एट द मोमेंट N3 N2 तो बहुत चाहिए। N1 होगा तो अच्छी बात है। डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, वर्ल्ड के टॉप 3 में लैंग्वेज आती है, डिफ़िकल्ट आती है। डिफिकल्टी में, बट जो लैंग्वेज है मैं उसको देखा हूँ, ये ना कहीं ना कहीं मराठी देवनागरी लिपि से मैच करती है। अच्छा। हाँ, मैंने देखा जब मैं पढ़ता था लैंग्वेज तो हिंदी भाषा या मराठी भाषा के समान सेंटेंस बनाता था, उस टाइप से जापानीज को बनाता था। तो जापानीज के बोलने की पैटर्न्स वैसी ही है। अच्छा। हाँ, ओके। डिफ़िकल्ट नहीं जाया फिर उतना पढ़ने के लिए, क्योंकि पहले से मेरा मराठी माध्यम था 10 तक। 10 के बाद मैंने 11-12 साइंस लिया, फिर BSc कंप्यूटर साइंस इंग्लिश माध्यम में चला गया। तो मैंने मराठी हिंदी के साथ ही उसको कंपेरिजन में पढ़ाई किया। तो आपकी कितनी लेवल्स हुई है? N2 मेरे लेवल है, जी। N2 लेवल तक मैं चल रहा हूँ। जी। तो और कैसे अप्लाई किया फिर जापान में? जापान जाने के लिए मैं तो यहाँ पे पहले भारत में 2012-13 के बाद से कंटिन्यूसली पढ़ाई कर रहा था, जी। और मेरा ग्रेजुएशन भी साइड में कंप्लीट हो चुका था। बट उसकी लेवल होती है, और इसके लिए महाराष्ट्र में 2 सेंटर है, एक पूना में है, एक मुंबई में है। एग्ज़ाम के नाम है JLPT का मीनिंग होता है जापानीज लैंग्वेज प्राइमरी टेस्ट। ये JLPT N5, JLPT N4, N3, N2, N1 ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एग्ज़ाम होती है। इसके एग्ज़ाम के पेपर्स एक दिन पहले आते हैं फ्लाइट से हर लोकेशन में। अच्छा। हाँ, बहुत स्ट्रिक्ट एग्ज़ाम होती है। और इसके डेट्स क्या होते हैं, साल में 2 बार, जुलाई का फर्स्ट संडे, दिसंबर का फर्स्ट संडे, डेट कोई भी रहो। टाइमिंग पूरे वर्ल्ड में सेम ही रहेंगे, कोई पेपर फूट नहीं सकता यहाँ से वहाँ पे। तो इस टाइप से है। बढ़िया। तो आपने कैसे अप्लाई किया जापान में फिर जॉब के लिए? मतलब आपने वहाँ पे एजुकेशन के लिए अप्लाई किया या सीधा जॉब के लिए? नहीं, मुझे हमेशा ऑब्वियसली मुझे लगता था कि मेरा BSc कंप्यूटर साइंस है, थोड़ा सा स्टोरी और बदलती जाएंगी इसमें, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट हर व्यक्ति को होते हैं जीवन में। कुछ भी काम करने के लिए कोई ना कोई अड़थड़े या कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, मुझे भी आए। मुझे याद है हमेशा मुझे भंते सूरज ससाई ने हमेशा सपोर्ट किया है। वाह। मैं उनकी तरफ हमेशा हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार जाते रहता था, उनको मिलता रहता था। और मैं उनके लिए गाना भी गाता था, जापानीज सॉन्ग भी गाता था। आई हैव रिकॉर्डेड वीडियोज़। सो मुझे वो बोलते थे डायरेक्टली, हाँ तुम जाओ रिसोर्ट में जाओ, वहाँ पे 2 लोग बैठे हैं, उनसे बात करो। तो थोड़ा सा मुझे वहाँ से प्रेरणा मिली। तो यानी मैं पढ़ता था, उसको इम्प्लीमेंट करता था जापानीज के साथ में, हल्का फुल्का बोल के। तो वो हल्का फुल्का बोल के वो जो जापानीज मुझे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, या मुझे बोलता कि नाइस, बहुत बोल लिया भाई, अच्छा बोल लिया, अच्छा बोल रहे हैं। तो मुझे और इंस्पिरेशन मिलता था पढ़ने के लिए किताबों में, कि मैं कुछ तो भी किताबों का पढ़ के इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ डायरेक्ट पर्सनैलिटी के साथ, जापानीज पर्सनैलिटी के साथ में। कोई रोबोट से तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट जापानीज से बात कर रहा हूँ। तो ऐसी चीज़ें हुई। पर मुझे बनते जी बोले कि जापान जाने के लिए B होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। BSc कंप्यूटर साइंस, यू डू नॉट गो पंकज। मे भी शायद से बनते जी उस टाइम पे, मे भी उनको लेटेस्ट में क्या चल रहा पता नहीं होगा, मे बी दैट। मुझे थोड़ा लगा कि यार, बोला मैंने इतना पढ़ाई यहाँ तक कर लिया, और अभी मुझे अचानक बहुत थोड़ा सा फील हुआ। पर दैन आफ्टर मैं रुका नहीं, मैंने अपनी जंप दिल्ली तक कर ली। मैं दिल्ली चला गया, मैं दिल्ली में गया। दिल्ली में मैंने ढूंढा क्या चलता क्या नहीं, जापान में कैसे जाया जाए। तो मुझे पता चला कि जापान में जापानीज लैंग्वेज के लिए पढ़ने जा सकते हैं। क्योंकि जनरली लोग क्या करते हैं, MS करने जाते हैं लंदन, अमेरिका, वो डाटा एनालिसिस इसमें MS करेंगे। पर मैंने जापानीज लैंग्वेज में MS किया। मैं जापान में लैंग्वेज पढ़ने चला गया। बहुत एक्सपेंसिव रहता है जापान का टोक्यो, और मुझे टोक्यो में ही जाना था। मुझे बोला गया था कि आप फुकुओका में चले सकते हो, अलग स्टेट में। मैं बोला मुझे टोक्यो ही जाना है। तो उस पर मैं स्ट्रिक रहा। तो वैसे ही मैंने दिल्ली के जो एजेंट्स होते हैं, जिनकी कनेक्टिविटी रहती है लैंग्वेज स्कूल से, वहाँ से मैंने फिर कॉन्टैक्ट निकाले। फिर मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और 6 महीने पहले सीट हमारी बुक करनी पड़ती है जापान में। हर चीज़ें प्रायोरिटीज़ होती है, प्रिपरेशन पहले से होता है। कोई भी चीज़ें जापान में, जितना मैंने अभी तक का अनुभव लिया है
लास्ट 7 ईयर से मैं जापान में हूँ। तो कोई चीज़ें टाइम पे होती नहीं है, एक प्रायोरिटीज़ होती है। तो मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा वहाँ पे। तो इस टाइप से मेरी जर्नी है। मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया जापानीज़ लैंग्वेज में। ओके। और फिर वहाँ से आपको हाँ, 2018 में मैंने जनवरी का 7 जनवरी, मुझे आज भी डेट याद है। 7 जनवरी को मैं जापान के लिए फ़्लाई किया। उसके पहले मैंने खासदार महोत्सव सलमान खान को मिला था मैं। अच्छा। मुझे याद है आज भी वो दिन, खासदार महोत्सव था और सलमान खान आए थे नागपुर में, ये अपना क्रीड़ा संकुल की तरफ। बस मैं लास्ट टाइम देखा भारत को अच्छे से, बोला जाना है, बहुत लॉन्ग जर्नी है अभी। और मेरी 7 तारीख को फ़्लाइट थी। बड़ी तकलीफ होती है वहाँ पर भी। मैं गया, बहुत लोनली और अकेला फील होता है। और जाने के बाद कोई भी इंसान जाता है, मैंने वहाँ पे कभी बाद में, पहले मैंने एजुकेशन लेने का कोशिश किया। मैंने एजुकेशन क्यों लेना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे आप रूट स्टेम्स लीव्स यानी वहाँ के बॉटम जापानीज लोग क्यों इतने बड़े हैं, क्या करते हैं, वो पता कैसे चलेगा वहाँ जब हम उनके लोकल के साथ काम करेंगे। मैंने अपना अनुभव बताना चाहूँगा। मैंने वहाँ के मैकडी में भी काम किया था। वहाँ के कन्वीनियंस स्टोर होते हैं जो अमेरिका के ब्रांड होते हैं, 7-Eleven है, दाइसो है, नेचुरल लॉसन्स है, इट्स अ वेरी बिग ब्रांड, ऑल ओवर वर्ल्ड दे हैव ब्रांचेस। तो मैंने वहाँ पे काम किया, मैंने काम सीखा, उनका पोलाइट फॉर्म सीखा मैंने, उनके ग्रीटिंग्स को मैंने देखा कि वो किस टाइप से ग्रीटिंग्स करते, कितना एंगल में वो झुकते। यहाँ तक मैंने उनका कल्चर को पढ़ाई की है। मैंने बहुत बारीकी से जापानीज लैंग्वेज को देखा है। क्यों देखा है, क्योंकि मुझे उस कल्चर को कहना है कि मेरे नागपुर या मेरे भारत के लाना है। तो मैं हमेशा मेरी बॉडी पर्सनैलिटी से उस कल्चर को एडॉप्ट करके यहाँ शो करता हूँ, यानी मैं रहता हूँ ऐसे यहाँ पे, यहाँ की दिनचर्या जापान में। पंकज, एक क्वेश्चन मैं पूछना Sure, चाहूँगी। ये ऐसा है कि आप एक प्रोफेशन करके जापान गए और आपको पैसा कमाना था, आपको अच्छा लगा जो भी सुन के। हर एक इंसान होता है जो अपने काम करता है पैसा कमाने के लिए ताकि हमारा घर चले, बट उसके साथ जब आप वहाँ पे गए, जैसे आपने बोला स्टार्टिंग में गए मुझे बहुत लोनलीनेस लगा, तो आप एक अभी जापान के रहीवासी हो, राइट? तो आप वहाँ पे हैप्पी है क्या, और आपको क्या आप मतलब क्या चीज़ है जो आपको वहाँ पे पसंद आती है, आप खुश है क्या वहाँ पे रह के अभी? या डेफिनेटली मैं जापान में 2018 से हूँ। पैसे कमाना हर व्यक्ति का एम होता है, जी। ऐसा नहीं कि मेरा, पर पैसे अपने मेहनत से कमाओ, यही मेरा एम है, पहले से ही था। मेरे पिताजी हमेशा मुझे बोलते हैं कि पैसे के पीछे मत दौड़ो, पैसा तुम्हारे पीछे दौड़ेगा। तो उस टाइप से मैं कर रहा हूँ। मैं बस काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, जो मिले मुझे वो काम कर रहा हूँ। आज आपसे बात कर रहा हूँ, आपने बुलाया मुझे, ये मेरा काम ही है, आपसे मिलना, आपसे बात करना, मैं अपने अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये भी मेरा काम ही है। आप भी मेरा देख रहे हैं वीडियो, ये भी आपका काम ही है। तो कहना मैं चाहूँगा कि मैं जापान में खुश हूँ। खुश आदमी हर जगह रह सकता है वर्ल्ड में, उसमें खुश रहने के लिए उसकी स्किल वैसी होनी चाहिए बॉडी के अंदर। हमें जिधर भी रहना है, हम हमेशा क्या करते हैं, हमारे मम्मी कैसे होंगी, हमारे पापा कैसे होंगे, इसी बातों पर ध्यान रखते हैं हम लोग। सब सही होता है, कोई किसी का रुकता नहीं है। हर चीज़ें जहाँ आप छोड़ के चले गए वो सही चल रही है। आपने लोकेशन को बदल दिया है, एटमॉस्फेयर को आपने चेंज कर दिया है। तो आप जहाँ हो, आप अपना वहाँ 100% दो, अपने डेली रूटीन्स को वहाँ पे दो, काम करो जो है। फिर आपको जो समय मिलता है उस टाइम पे अपने पेरेंट्स से बात करो या कुछ अलग अदर करिकुलम एक्टिविटी करो, तो आपको बोर कभी लगेगा नहीं, वर्ल्ड में कहीं पर भी रहो। क्या बात है, या बहुत ही या अच्छा मैसेज दिया है आपने पंकज। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी पूछिए। कि पंकज, व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट मीन्स अभी बहुत सारी मेरी प्लानिंग तो चल बस ही रही जस्ट है। अपकमिंग कुछ बता दीजिए। मतलब वैसे तो इंसान सोचता ही रहता है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा वो करूँ, बट जस्ट नेक्स्ट। अपकमिंग यानी बहुत सारे प्लानिंग होते हैं। अभी तो फिलहाल जापान में आई रह नो, रहा हूँ, हाँ। 7 साल हो गए, 3 साल के बाद पीआर वगैरह वहाँ अप्लाई कर लूँगा, मिल ही जाएगा पीआर वगैरह। सब सही चल रहा है। बट बहुत सारी चीज़ें मुझे लगती है कि मैंने नागपुर शहर, सॉरी मैं हमेशा नागपुर को बोल रहा हूँ, आप लोगों को लगता होगा ये बड़ा नागपुर नागपुर बोल रहा है, बट नागपुर से जो निकला हूँ, और मैंने हाल ही में कंपनी का भी प्लानिंग किया है, इस्टेब्लिश किया है। लास्ट ईयर सितंबर में मैंने आईटी कंपनी फॉर्म किया है, रजिस्टर्ड भी हो चुकी है। बट मैं कुछ तो भी नया डिफरेंट इंडो जापान ये कल्चर फेस्टिवल में भारत में नागपुर शहर, मिडल ऑफ द इंडिया, सेंट्रल इन द नागपुर शहर में मैं ऑर्गेनाइज करने के प्लान में हूँ। ये मेरा अपकमिंग लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स है, जिसमें मैं अपने अनुभव को मैं बताना चाहूँगा। जब मैं 2018 में जापान गया था,
तो मुझे बहुत बड़ी अच्छी संधि बोल सकते हैं, एक अवसर, सुनहरा अवसर मुझे इंडियन एम्बेसी ने जो जापान में है टोक्यो में उन्होंने मुझे दिया। तो मैं महाराष्ट्र से पंकज तूल, भारतीय प्राइम मिनिस्टर और जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर के साथ जो मैंने 6 दिन एज अ सपोर्ट इंजीनियर, टेक्निकल सपोर्ट और इंटरप्रेटर समटाइम्स रिक्वायर्ड टू द हेल्प एसपीजी टीम ऑल्सो। सो मैंने जो सपोर्ट किया है उसका मुझे बहुत अच्छा मानधान उन्होंने दिया है, एक सत्कार मुझे दिया है, उन्होंने एक फैसिलेशन मुझे दिया है वहाँ पे। वाह। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं जापानीज़ प्रेसिडेंट को मिला हूँ, शिंजो आबे सान को जब मैं मिला, आज वो हमारे में नहीं है, बड़ा मुझे जब पता चला था 2-3 साल पहले की बात है जो भी वाक़या हुआ था, बट मैं उनको ट्रिब्यूट देना चाहूँगा मेरे इस इवेंट से। तो मैं जापान का कल्चर और इंडियन कल्चर को मैं कोलैबोरेट करके नाटक भी हम लोग बैठाएंगे आने वाले हमारे साथ में नागपुर में और भारत में सुप्रसिद्ध डायरेक्टर मिस्टर शैलेंद्र बागड़े सर से मुझे इंस्पिरेशन हमेशा मिलती रहती है। उनके साथ भी मेरे शायद से अपकमिंग प्रोजेक्ट बहुत सारे आने वाले हैं, तो वो उनके साथ मैं जापानीज़ और इंडियन नाटक को मैं कोलैबोरेट करके जापान का कल्चर, आसाम, उड़ीसा, एक छोटे मोटे नाटक ऐसे आएंगे, फिर जापानीज़ कल्चर, ऐसा कुछ मैं 3 घंटे का प्रोग्राम करके मिस्टर शिंजो आबे सान को ट्रिब्यूट देने वाला हूँ। क्या बात। या बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आई विश यू ऑल द बेस्ट Thank you so पंकज। much. Thank you. आपने जो अपनी जर्नी बताई है, हम समझ सकते हैं कि जिस तरीके से आपने हमको दिन गिनवाए, साल गिनवाए, तो उसमें हर एक दिन जो होता है वो काफ़ी मतलब चैलेंज भरा काटना Yes, बहुत yes, मुश्किल हो yes. जाता है, और बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पेशेंस के साथ जैसे आपने मैसेज दिया सभी को, बिल्कुल, उस वो खुद आपने इम्प्लीमेंट किया, और फिर Yes, yes. वो चीज़ हमको सभी को बताया कि आपने वो होना चाहिए तो आप सक्सेसफुल हो सकते हो। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सब सुन के। हम लोग तो बहुत ही ज़्यादा मतलब एनलाइटन हो गए इतना सारा इंफॉर्मेशन सुन के। और साथ ही में आपको ऑल द बेस्ट कहते हैं आपके फ्यूचर प्लानिंग के लिए। थैंक यू सो मच। आप जहाँ पे भी हाथ डाले आपको सक्सेस मिले। नहीं, बिल्कुल सभी लोग हाथ डाले, सबको सक्सेस मिले। जी। मैं यही चाहता हूँ, मैं इस पॉडकास्ट से यही कहना चाहूँगा, जो भी मुझे देख रहा होगा, और मैं नॉर्मल सबको ये बोलना चाहूँगा, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बना, मैंने कुछ कर लिया ऐसा कुछ हासिल, मुझे बहुत मेरी जर्नी बाकी है, ये तो बस नॉर्मली स्टार्ट हो चुका है। मैं सभी को इंस्पायर करता हूँ, मुझे बहुत सारे मैसेज कॉल भी आते रहते हैं, रात के 12-12 बजे मैं इंडियंस कॉल रिसीव करता हूँ, कॉल बैक भी करता हूँ। मुझे यही करना है कि कुछ भी करो, जहाँ पर भी हो, छोड़ो मत, बस करते रहो। कितनी भी धूप आएंगी ना नागपुर में या भारत में, 45 डिग्री क्यों ना चला जाए, तो झाड़ के नीचे बैठ जाओ, और किताबों को मत छोड़ो, क्या बात। और अपने ड्रीम को मत छोड़ो। क्या। या जब मैं जापानीज़ लैंग्वेज की पढ़ाई कर रहा था, तो उस टाइम पे मैं 3 किताबों की पढ़ाई करता था, DHCT, STA सब्सक्रिप्शन कमीशन ऑल्सो, और जापानीज़। तब मैं जिस जगह पढ़ाई करता था, तो वहाँ मुझे भंते जी बुलाए बाहर, बिकॉज ही नोज एवरी टाइम, ही सी माई कि आई रीड 3 बुक्स कंटिन्यूसली, ये पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है। तो उन्होंने पूछा किसी को, पंकज पढ़ता क्या आजकल? सर पंकज कभी ये पढ़ रहा है, कभी वो पढ़ रहा है, ऐसा कन भी उनके पास हुआ। भंते जी मुझे बाहर बुलाए, क्या चल रहा है? मैं बोला कि मैं तो पढ़ रहा हूँ। ओके, तो भंते जी मुझे बोले कि सामने 3 गमले रखे, ये तीनों गमलों को पंकज पानी देना है। मैंने बोला 2 पिचकारी, अपना ये पाइप दो, मैं पानी तीनों को मारता, बोला इसी फवारा मार लेता हूँ। तो बोले कि वैसा नहीं होता है, एक ही गमले को हमारे को रूट स्टेम लीव्स तक वहाँ पानी डालना है। तो यही मैं बोलना चाहूँगा कि जो भी पढ़ रहा है ना, उसमें से एक ही पढ़ ले, तो क्या होगा, माइंड में जामर लग जाएगा पंकज, ऐसा है। क्योंकि उस टाइम पे मतलब गर्मी भी बंदे जी जो है वो आई ओपनर हो गए आपके लिए। हाँ, उस मेरे लिए वो समय। भी बातें बहुत याद रहेंगी। ये मेरे ना पीछे से ना, ये मेरे मेन चीज़ें हैं, वो मैडम जी, वो डीजे वाला लोकेशन, टोक्यो और टीवी टोयोटा, देन आफ्टर भंते जी, ये मेरे को 4 समझो। और भगवान आके मुझे बोल के चले गए कि भाई तू थोड़ा सा सीरियस नहीं किया, टाइम भी बहुत हो रहा है ना, ऐसा मुझे बोला था। तो मैंने वहाँ पे उस टाइम पे STI, MPC और DHCT को साइड में कर दिया, और जापानीज़ का ही पानी भरते रहा। और जापानीज़ का ही पानी भरते भरते 2018 में जापान पहुँच गया। तो बहुत सारे मेरे बाद लड़के आए हैं, क्योंकि सबको पता चला है कि जापानीज़ पढ़ के पंकज सर गए हैं, बहुत लड़के आए हैं, आज सब सक्सेसफुल हैं। मैं उनकी जर्नी देखता हूँ, मैंने बहुत लोगों को, फुजित्सु कंपनी एक है पुणे में,
उसके लिए भी सपोर्ट किया था। कोई भी अल्टरनेट कॉल करते रहता है, सर मुझे जापानीज़ पढ़ना है, जापानीज़ पढ़ चुका हो, जापान आना है, तो मैं उनको बराबर सटीक गाइडेंस करता हूँ। मैं ज़्यादा घुमा के बातें या मुझे वो पसंद ही नहीं आती। मुझे स्ट्रेट बात करना, जो होता है वैसे ही बता देना फट से, क्योंकि लड़के हमेशा, कोई भी इंसान जिससे हम बात करते हैं या नॉलेज यानी केटी ट्रांसफ़र करते हैं ना, वो इंसान सुनना होता है। उसे लगता है जो बताने वाला बंदा है ना वो सही बता रहा है, तो वो बताने वाला इंसान अपने तरीके से बताता है। जैसे कि मैं जापान बताऊंगा, मैं ऐसा नहीं करता कभी। मैं हमेशा बंदे के साथ ऐसी ही बात करता हूँ 15-20 मिनट की, वो डबल मुझे कॉल ना करे, क्योंकि मुझे बार बार एक आदमी के साथ कंटिन्यू फोन में बात करना पसंद नहीं आता है। मुझे सटीक बातें और काम की बातें और उस कॉल का वैल्यूएशन मुझे पसंद आता है, कि वैल्यूएशन क्या है कॉल का। वो हमेशा मुझे प्रशांत दादा जापान वाले बोलते रहते कि पंकज, हमें बातें करनी है पर उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो मैंने हमेशा सोचा और सीखा भी है कि इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो लड़कों को जब मैं गाइडेंस करता हूँ, 15 मिनट में उनका पहले घर में कितने मेंबर है, क्या है क्या नहीं, सब चीज़ें पूछता हूँ, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है क्या नहीं है, और लैंग्वेज कहाँ पढ़नी चाहिए वो भी बताता हूँ मैं, कि थोड़ा एक्सपेंस में जाना है कि कम में जाना है, कि टाइम कम है तो फिर यहाँ जाओ, गरीबी में अपना जो नॉर्मल चलता है, नहीं है थोड़ा सा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है तो थोड़ा सा जंप कर लो, क्योंकि कोई हर चीज़ का ना एक दर होता ही है, लेवल्स होता है, समझो एक क्वालिटीज़ भी होती है ना क्या पढ़ने के लिए। बाकी हम घर में भी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी क्लासेस बहुत सारे आ चुकी है, तो वहाँ पे पढ़ सकते हैं। Very nice. Thank you so much, थैंक Pankaj. यू सो Thank you मच, so much. थैंक यू Yeah, सो thanks मच, for coming. थैंक यू सो Yeah. मच।